Hello everyone, welcome to our channel Group Study Plus. My name is खुशी एंड मैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस हिंदी में करवाती हूँ। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों आपको बता देती हूँ, प्लीज पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाया था आपको, जो फर्स्ट बुक का समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, जिसमें समकालीन विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू पॉइंट्स में समझा था। आज हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और डीपली से स्टार्टिंग से लेके चलेंगे चैप्टर को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आपको पता है, मैं मैप और कार्टून साथ ही साथ लेके चल रही हूँ, सो प्लीज टेंशन मत लीजिए मैप और कार्टून की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आगे से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो चैप्टर का ओवरव्यू देते थे। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आगे से। स्टार्टिंग चैप्टर की वर्चस्व वर्ड्स होती है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व चैप्टर का नाम है, तो उसी को अमेरिकी वर्चस्व में हमें डिस्क्राइब करना। पूरा चैप्टर उसी के बेस पे है, अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के अब हम बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे से सुने, ध्यान से सुने। अगर आप एक बार सुन लोगे ना, तो उसमें भी आपको सीरियसली में सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। वर्चस्व किसे कहते हैं? ठीक है, अब वर्चस्व की बात है तो वर्चस्व एक पावर को बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, पावर को कैसे बोल सकते हैं? देखो, वर्चस्व का अर्थ है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति केंद्र का होना। ठीक है, अब ये कैसे क्या बोल गया, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इसमें और कुछ नहीं है। वर्चस्व का मतलब यही होता है कि सारे क्षेत्र, जैसे सेना का क्षेत्र होता है, जैसे किसी देश में सेना होती है, ठीक है, उस वाले क्षेत्र में, ठीक है, उसकी आर्थिक जीडीपी को, ठीक है बच्चों, जीडीपी मतलब एक देश, मतलब एक देश एक साल में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस करता है, तो उस आर्थिक चीजों को, और राजनीतिक उसके जितने भी अधिकार है जनता को दिए, क्योंकि जब तक स्वतंत्र जनता नहीं होगी ना, तब तक आपका देश प्रगति नहीं कर सकता। सबसे मेन बात यही होती है जनता को स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, राजनीतिक में यही होता है कि आप अपने जो देश है उसकी राजनीतिक स्तर को अच्छा रखे, अपने हर अधिकारों को सही रखे, अपने देश में ज्यादा जुर्म ना होने दे, ऐसे इसलिए राजनीतिक को बोला गया। ठीक है, फिर आते संस्कृति की बात। सांस्कृतिक में हम पहनावा देख लेते हैं कि हमारी संस्कृति किसे फॉलो करती है। लाइक हमारी संस्कृति, जैसे हमारे देश में पहनावा ज्यादातर साड़ी, जो स्टार्टिंग से चल के आ रही है साड़ी। ठीक है, अब जो हम जीन्स या शॉर्ट्स पहनते हैं बच्चों, जो गर्ल्स जीन्स और शॉर्ट्स पहनती है, या फिर कहें बॉयज भी अब जीन्स पहनते हैं, वो अमेरिका के संस्कृति को दर्शाते हैं, क्योंकि जीन्स अमेरिका से आई है। खान पान जो चेंज हुआ है, चाइना से आप देख सकते हो, चाइना से मोमोज, चाउमीन, ये सब चीज आई है। ठीक है, अमेरिका से भी खाने पीने की चीजें ऐसे आती हैं, वो तो इसलिए बनती भले ही यहाँ पर है, बट संस्कृति हमने कहाँ की बनाई है? चाइना की। आजकल मोमोज और चिल्ली पटेटो और ये सब चाइना के हैं, सबको कितने पसंद आते हैं, इंडिया में इतने बनने लग गए हैं। सांस्कृतिक में हम यही होता है कि हमारे खान पान, हमारे पहनावा, हमारी भाषा, ये सब किस पे जा रही है, किस महाशक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस बात पे हमारी संस्कृति का मतलब होता है। ठीक है, अब ये जो 4 क्षेत्र हैं, इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर एक ही महाशक्ति या फिर कहे एक ही शक्ति का केंद्र होता है, वो है अमेरिका। इस एक मात्र शक्ति का केंद्र अमेरिका है। अमेरिका की सैन्य शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका की आर्थिक जीडीपी बहुत अच्छी है। अमेरिका बहुत रईस है। अमेरिका में एक प्रति व्यक्ति आय की जो होती है ना, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसकी आय बहुत सही है। इसीलिए जनता जो कमाती है, जो खर्च करती है, जो भी हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, वो हमारे जीडीपी में ज्वाइंट होते हैं, हमारे जीडीपी में ऐड होते हैं। ठीक है, उसी को देखते हुए जो अमेरिका की जनता है, वहां पर बहुत अच्छी प्रति व्यक्ति आय की बहुत अच्छी वो है, सैलरी है। ठीक है बच्चों, ओके। अब राजनीतिक में हमने आपको बता दिया कि जैसे आपको राजनीतिक में अपने देश में ज्यादा वो ना हो, भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार हो, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है,
और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार लिए गए हैं ना, वो भी हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे संविधान सभा के मंत्रियों ने या कहीं संविधान सभा के लोगों ने मिलकर अमेरिका से कुछ बातें ली थी, ठीक है। उनकी कुछ विशेषताएं थी जो हमारे में ऐड करी है। आपको पता है कि हमारा संविधान खुद का संविधान नहीं है, हमने 60 देशों के जो भी है संविधान पढ़कर अपना संविधान बनाया है, और हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है हमारा संविधान, ठीक है। अब अमेरिका से क्या क्या लिए गए मैं वो आपको सिर्फ ऐसी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, सो इसे याद करने की जरूरत है नहीं। आई होप आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। इस चैप्टर में वैसे इसका कोई काम नहीं है, सो मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए, जिसे मूल अधिकार भी बोला जाता है। उद्देशिका, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका जो प्रस्तुत की थी, उसका प्रस्ताव भी हमने अमेरिका से लिया है। महाभियोग का प्रक्रिया, जो एकदम से राष्ट्रपति को हटा देना कुछ आरोप लगा के, उस महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका को देखकर अपने संविधान में ऐड करी है, ठीक है। न्यायपालिका को ज्यादा शक्तियां देना, ये संविधान में हमारे अमेरिका को देखकर ऐड करी गई है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति होता है उससे ऊपर उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका पद भी हमने अमेरिका को देखकर ही अपने संविधान में ऐड किया है। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो होता है बच्चों 360 धारा के द्वारा लगाया जाता है। ये आपको सेकंड बुक में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है, बट अभी इसका कोई ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 360 धारा में जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। वैसे तो आज तक हमारे देश में कभी ऐसा आपातकाल लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि जब हमारे देश में पैसे की कमी आ जाती है, भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे देखते हुए सरकार वित्तीय आपातकाल लगाती है, जो आज तक हमारे देश नहीं लगाया और आई होप लगे भी ना, ठीक है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि जो आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन चारों के ऊपर अपनी एक महाशक्ति का केंद्र होता है, वो होता है वर्चस्व। अब वर्चस्व को सेकंड वर्ड में कहें या फिर इंग्लिश में कहें हैगेमनी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हैगेमनी ना, इस शब्द का प्रयोग ना प्राचीन यूनान के अन्य नगरों को, ठीक है। प्राचीन यूनान, जो प्राचीन यूनान था ना, जो यूनान एक देश है, उसका जो प्राचीन वाला यूनान था, जो अब तो डेवलप हो गया बहुत ज्यादा, बट जो प्राचीन यूनान था उसके अन्य नगर जो राज्य थे उसके मुकाबले में एथेंस की प्रबलता को इंगित करता था। मतलब जो वहां पर जो राज्य थे छोटे छोटे, ठीक है, उसमें जितने भी शक्तिशाली राज्य थे ना, वो अपनी वर्चस्व को बढ़ाना चाहते थे, अपनी वर्चस्व को इंगित करते थे इस हैगेमनी वर्ड से, ठीक है। इंगित कैसे करते थे? जैसे देखो बच्चों, यूनान के कुछ राज्य थे, एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए, मतलब अपनी पावर को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज करते थे यूनान के प्राचीन, ठीक है, यूनान के प्राचीन जो अन्य नगर थे। आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और बता देती हूँ बच्चों। हैगेमनी वर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि जब यूनान, जो प्राचीन यूनान था, वो अपनी प्रबलता मतलब अपनी पावर को दिखाने के लिए इस वर्ड हैगेमनी का उपयोग करता था। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है, व्हाट इज दिस हैगेमनी या हैगेमनी किसे कहते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हो, इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों के मुकाबले में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना फर्स्ट पॉइंट है सैनिक या सुरक्षा वर्चस्व। अमेरिका की, यूएसए की सैनिक और सुरक्षा वर्चस्व पढ़ना है हमें। आर्थिक और ढांचागत वर्चस्व, आर्थिक और ढांचागत वही होता है जो अपना ढांचा होता है, अपनी अर्थव्यवस्था का ढांचा होता है, उसे ढांचागत बोलते हैं, ठीक है। सैनिक को सुरक्षा वर्चस्व भी बोलते हैं, आर्थिक को ढांचागत भी बोलते हैं, और सांस्कृतिक को सामाजिक भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सामाजिक कौन सा आ गया या फिर ढांचागत कौन सा आ गया, ठीक है। जो सैनिक है वो सुरक्षा है, जो आर्थिक है वो ढांचागत है, और जो सांस्कृतिक है वो सामाजिक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैनिक सुरक्षा क्या क्या मतलब है, या उसका पूरा डिस्क्राइब करिए अपने वर्डों में, ठीक है, अपने वर्ड्स में, या फिर कहें अपने शब्दों में, ठीक है। जो समकालीन विश्व में अमेरिका का सैनिक वर्चस्व है ना, वो अभी तक स्थापित है। अभी तक सैनिक वर्चस्व अमेरिका का बहुत अच्छा प्रभावित है, ठीक है।
यूएसए मतलब जो अमेरिका है सैन्य रूप से सबसे शक्तिशाली है, सभी देशों से शक्तिशाली है अमेरिका सैन्य रूप से। और विश्व में ना कोई भी देश अमेरिका का युद्ध के मुकाबले में पराजित नहीं कर सकता, अमेरिका को हरा नहीं सकता। ठीक है, अब अमेरिका का जो सैनिक वर्चस्व है अब वो हम इन 6 पॉइंट से पढ़ेंगे। ठीक है, इन 6 पॉइंट से हम उसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों उच्च गुणवत्ता की सैनिक प्रौद्योगिकी। जो अमेरिका है ना, अमेरिका के पास विश्व में सबसे उच्च गुणवत्ता की सैनिक प्रौद्योगिकी है और विश्व का कोई भी देश तकनीक के क्षेत्र में यूएसए की बराबरी नहीं कर सकता। यूएसए जो है, अमेरिका जो है बच्चों, उसकी ना सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली तो चीजें हैं। ठीक है, और सैनिक प्रौद्योगिकी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उच्च गुणवत्ता में मतलब उसकी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और सैनिक जो प्रौद्योगिकी वो, क्योंकि सैनिक जितने भी हथियार है उसके बहुत अच्छे हथियार है और उसका कोई भी मुकाबला, कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट है बच्चों परमाणु मिसाइल, परमाणु हथियार। ये आपकी हेडिंग से इसके आगे की जो मेन वर्ड्स होंगे या फिर कहें मेन सेंटेंस लाइन्स होगी वो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, अब सेकंड में ये कह रहा है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका के पास सबसे अधिक परमाणु शक्ति है और परमाणु हथियार है। ठीक है, मिसाइलें हैं, हथियार है। ठीक है, अब जिससे वे अमेरिका किसी भी देश को नष्ट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा परमाणु हथियार है, बहुत ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं, इसलिए वो किसी भी देश को खत्म कर सकता है या नष्ट कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सेना शक्ति पर अधिक खर्च। अमेरिका अपनी सेना शक्ति पर इतना खर्च करता है जो 12 देश मिलकर करते हैं ना, एक सेना शक्ति है ना, उतना अमेरिका एक वर्ष में अपनी अकेले पैसे सिर्फ अपनी उसमें लगाता है, सुरक्षा पर। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, देखो अमेरिका अपनी सेना शक्ति पर प्रति वर्ष में कितना खर्च करता है, मैंने आपको बताया था पहले, याद हो तो 455.9। ठीक है, इतना वो अरब डॉलर। ठीक है बच्चों, इतना वो अपने एक साल में अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करता है। और जबकि अमेरिका के बाद जो 12 देश है ना, 12 देश जो छोटे छोटे मतलब अमेरिका के बाद आते हैं, वो देश मिलकर अपनी सुरक्षा पर 449.5, ठीक है 449.5 इतना खर्च करता है। अब आप देखो 455.9 ज्यादा है या 449.5 ज्यादा है। ठीक है, ये वाला ज्यादा है। अमेरिका एक वर्ष में अपनी सैन्य शक्ति पर इतना खर्च करता है तो 12 देश मिलकर तब इतना कर पाते हैं। जब 12 देश में इतना कम है फिर भी, तो अमेरिका तो एक अकेली शक्ति है, अपनी अकेली ही सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए खर्च करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। एक इसमें कार्टून भी है जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, वो इस वाले से पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आपने बुक में देखा होगा, एक रॉकेट टाइप बन रहा है, उसमें 12, एक सेकंड वाले रॉकेट में 12 देश है और फर्स्ट वाले रॉकेट में सिर्फ अमेरिका की महाशक्ति है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में समझा दूंगी, आपकी टेंशन मत लीजिए, अभी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा अधिक शक्तिशाली सैनिक। ठीक है, अमेरिका के पास अधिक शक्तिशाली सेना है। ठीक है, और आज दुनिया के सभी समुद्रों पर अमेरिका का नियंत्रण है। ठीक है, अमेरिका की नौसेना तैनात है समुद्रों पर। ठीक है, अमेरिका कभी भी और किसी भी देश पर हमला कर सकता है और कभी भी उसे हरा सकता है। अमेरिका के पास इतनी अधिक शक्तिशाली सेना है कि वो किसी को भी हरा सकता है, किसी को भी पराजित कर सकता है। और उसके समुद्र मार्ग जो आजकल सबसे ज्यादा समुद्र मार्गों द्वारा ही व्यापार होता है और ज्यादातर समुद्रों पर अमेरिका की सेना का नियंत्रण है या कहीं अमेरिका की सेना तैनात है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है अमेरिका ने सैन्य वर्चस्व को दिखाने के लिए ऑपरेशन चलाए। आपको मैंने स्टार्टिंग में 4 ऑपरेशन बताए थे, डेजर्ट स्टॉर्म, इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, ये चारों ऑपरेशन अमेरिका ने अपनी सैन्य वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए ही करे थे। ठीक है, ताकि अमेरिका अपनी शक्ति को, अपने वर्चस्व को दिखा सके, वर्ल्ड में प्रस्तुत कर सके। वर्ल्ड मतलब पूरा विश्व अमेरिका की महाशक्ति के नीचे दबे, उससे डरे, इसलिए अमेरिका ने ये सैनिक अभियान चलाए, ऑपरेशन चलाए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें पॉइंट्स बताऊं तो देखो, अमेरिका ने सैनिक वर्चस्व को अपने दिखाने हेतु विश्व में कई ऑपरेशन चलाए। जैसे 1991 में कौन सा चला था बच्चों ऑपरेशन, आपको याद हो तो? फर्स्ट था हमारा डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है,
फिर 1998 में हमारा जब बिल क्लिंटन का दौर चल रहा था तो इनफाइनाइट रीच था। फिर 2001 में हमारा एंड्यूरिंग फ्रीडम चला, ठीक है, जो हमारे 9/11 की घटना को प्रस्तुत करता है और उसमें हमने अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान को जिम्मेदार ठहराया था, ठीक है। फिर हमारा 2003 में बच्चों इराक की फ्रीडम चला। इन सारे ऑपरेशन को देखते हुए, ठीक है, इन ऑपरेशन को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सैनिक वर्चस्व को दिखाया। ओके, ठीक है। 6th पॉइंट है 1991 में और 2003 में इराक पर हमला। अमेरिका ने इराक पर 2 बार हमला किया था। एक बार तो जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, तो कुवैत को छुड़ाने के लिए, कुवैत की हेल्प करने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। और दूसरा 2003 में जब किया था तो उसने एक तो यूएनओ की सहमति नहीं थी और उसमें सिर्फ इसी मकसद से उसने हमला किया था अमेरिका ने इराक पर, क्योंकि वो इराक में अपनी सरकार स्थापित करना चाहता था, अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, विचारधारा को वहां पर चलाना चाहता था और वहां की जितने भी संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए वहां पर हुआ। अब इसमें एक थोड़ा सा फैक्ट है बच्चों, थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपकी, ठीक है। अमेरिका विश्व के किसी भी देश को अकेले पराजित कर सकता है, आपको पता है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है। अब 1991 में और 2003 में यूएसए ने इराक पर हमला किया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इराकी राष्ट्रपति जब 2003 में उसने इराक पर हमला किया था अमेरिका ने, तो इराक का जो राष्ट्रपति था उसका नाम था सद्दाम हुसैन, ठीक है बच्चों। सद्दाम हुसैन उसका नाम था। अब उसे बंदी बना लिया गया 2003 में, हार गया इराक, ठीक है। इराक के बाद उसे बंदी बना के अपने अमेरिका में रखा, ठीक है, बंदी बना के उसे अपने पास रखा, अपने अमेरिका में, मतलब अपने अमेरिका की जेल में। अब 2007 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2007 में उसे फांसी दे दी, किसे? सद्दाम हुसैन को, ठीक है। अब फांसी दे दी, वो मर गया और जिससे इराक पर अब कब्जा अमेरिका का हो गया। बट यूएनओ ने उसे धमकी दी तो अमेरिका ने अपना कब्जा खत्म कर दिया, अपना इराक को छोड़ दिया खाली, मतलब इराक से अपना सब कुछ हटा दिया और अमेरिका अब इराक के कब्जे में, इराक अब अमेरिका के कब्जे में नहीं था, ठीक है। अब आपको पता लगा 2007 में, देखो 2003 में युद्ध हुआ, यूएनओ की सहमति नहीं थी इस युद्ध को लेके, क्योंकि अमेरिका का खुद का मकसद था सेल्फिश टाइप, तो उसमें अमेरिका ने अपने मतलब के लिए सिर्फ और सिर्फ इराक पर हमला किया और उसके सद्दाम हुसैन को 2003 में बंदी बना लिया गया और 2007 में, ठीक है, 2007 में सद्दाम हुसैन को, जो इराक के राष्ट्रपति थे, उसे फांसी दे दी गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, या कहीं सेकंड टॉपिक है हमारा बच्चों, आर्थिक और ढांचागत वर्चस्व, ठीक है। आर्थिक और ढांचागत वर्चस्व को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी लाइन है कि जो विश्व में अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। आर्थिक रूप से अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, जिसे निम्नलिखित बिंदु द्वारा, जो हम 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे ना ये वाले, इससे हमें अमेरिका के आर्थिक और ढांचागत वर्चस्व के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, जीडीपी सबसे अधिक है और विश्व के सबसे अधिक अमीर व्यक्तियों में अमेरिका के नागरिक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अमेरिका की जीडीपी सबसे अधिक है, सब विश्व में सबसे ज्यादा अधिक है और अमेरिका में जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी, अमेरिका की नागरिक जितने भी हैं, उनकी सबसे अधिक आय है, या भी कहें उनकी सबसे अच्छी सैलरी है, इसलिए अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर है, ठीक है। विश्व की बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं। विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एप्पल का फोन, गूगल, फेसबुक आदि, ये सब हमारी अमेरिका की कंपनियां हैं, ठीक है। अभी विश्व में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती हैं। अमेरिका में जितने भी अमेरिका की जितनी भी कंपनीज हैं, वहां पर इंडियंस भी काम करते हैं, वो रोजगार प्रदान करवाती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है, इसलिए अमेरिका का व्यापार केंद्र भी बिंदु है, ठीक है। अमेरिका में बहुत अच्छा व्यापार भी मिल जाता है और अमेरिका में हमारे भारतीय 30% है, 30% अमेरिका में इंडियंस है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है, विश्व में इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। अमेरिका की बदौलत ही इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1950 में,
ठीक है, कभी स्टार्ट हुआ था 1950 में स्टार्ट हुआ था, और इसकी जो आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था इंटरनेट की, और वो अमेरिका की ही परिणाम है। ठीक है, अमेरिका ने उसे डेवलप किया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा, विश्व में इंटरनेट व्यापार संचार और संपर्क प्रणाली आज के युग में अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, आपको पता है इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट ना हो तो आप फोन में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, व्यापार भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यापार की वजह से एक देश की जीडीपी में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, संचार में हम कह सकते हैं कि इधर से उधर सारी न्यूज पहुंचाना, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर कोई न्यूज ही ना पहुंचे उधर तक तो उसे कैसे पता लगेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। संपर्क में हम अपने फैमिली मेंबर से या अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कर लेते हैं कॉल पे, तो संपर्क प्रणाली भी आज के युग में कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, और इन सब के जो है वो अमेरिका के द्वारा ही प्राप्त है। इसका पूरा नियंत्रण अमेरिका पे है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने ही इन सबको डेवलप किया है। ठीक है, इसलिए अमेरिका का आर्थिक ढांचेगत या फिर कहें आर्थिक या ढांचेगत वर्चस्व पे पता चलता है हमें। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और विश्व में ज्यादातर समुद्री मार्गों पर अमेरिका का नियंत्रण है, जिससे अमेरिका अपने निजी हितों को देखते हुए परिवहन के नियमों को निर्माण करता है। अब ना क्या होता है बच्चों, देखो जितने भी समुद्री मार्ग है ना उन पर व्यापार ज्यादातर होता है। ठीक है, समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार बहुत ज्यादा होता है, और अमेरिका ने बहुत से समुद्र को, ज्यादातर समुद्रों पर अपनी सेना को तैनात कर रखा है, अपने नियंत्रण में कर रखा है, और अमेरिका ऐसे नियम बनाता है कि जिससे उसे प्रॉफिट हो। ठीक है, मार्ग में जितनी भी टैक्स लगता है, जैसे टैक्स लगता है ना आने जाने का, तो वो जितना भी प्रॉफिट हो अमेरिका अपने सेल्फिश बनने के लिए या फिर अपने लिए ही सिर्फ नियमों का वो करता है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। इसलिए उसका ज्यादातर समुद्रों पर अपना नियंत्रण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका में लोगों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जो विश्व में सबसे, इसलिए ठीक है विश्व में जितने भी जैसे अमेरिका के जो देश में अमेरिका के लोगों को देखे तो उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, सर्वाधिक है। और इंडिया में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ हाई पोस्ट वालों की अच्छी है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर सब मतलब सबकी जितनी भी हाई पोस्ट है, लो पोस्ट है, सबको अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, इसलिए वहां की जितनी भी नागरिक है सबकी बहुत अच्छी सैलरी है या फिर कहे आय है। इसलिए अमेरिका के नागरिक की क्रय शक्ति भी अधिक है, और जिसमें अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को स्थापित करती है। ठीक है बच्चों, ओके। एक पॉइंट है ऐसे छोटा सा है, आपको आई थिंक बुक में पढ़ने को मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अमेरिका के द्वारा विश्व में व्यापार का सबसे बड़ा कोर्स, ओके बच्चों, 19 में तो अमेरिका ने एमबीए की डिग्री या कहें एमबीए के कोर्स की शुरुआत की थी, जो विश्व में आज पूरे विश्व में फैल चुका है। और 1881 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, उसमें वार्टन स्कूल के नाम से एक स्कूल खोला गया था। ठीक है, जो दुनिया का सबसे पहला, अमेरिका में खोला गया था, और ये दुनिया का सबसे पहला बिजनेस स्कूल था। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, सांस्कृतिक व सामाजिक वर्चस्व। अब हम सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो अमेरिका के वर्चस्व को बताएगी। ठीक है, अमेरिका के वर्चस्व का सबसे मजबूत पक्ष है ये सांस्कृतिक वर्चस्व। ठीक है, अमेरिका की सांस्कृतिक वर्चस्व हम इन बिंदुओं द्वारा समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है बच्चों, अमेरिका के वर्चस्व विश्व में अपनी संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अमेरिका अपनी संस्कृति को बहुत बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर वो सैन्य को और अपनी आर्थिक ढांचागत को इतना बढ़ावा ना दे, बट वो संस्कृति को बहुत बढ़ावा देता है। ठीक है, और अब लोग अमेरिका की तरह जीवन व्यतीत करके स्वयं को स्मार्ट एवं आधुनिक समझने लगे। आपको पता है, सब अपने आप को गॉगल्स और जींस टी शर्ट, ये सारी अमेरिका की ही कंपनीज है, जो अमेरिका की संस्कृति से ली गई है। ठीक है, इसलिए अमेरिका अपनी संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों में अपनी सारी चीजें भेजता रहता है, ताकि उसका व्यापार भी बढ़ता है और उसकी संस्कृति को भी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है अमेरिका की संस्कृति वर्चस्व के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रयोग विश्व में तेजी से बढ़ रहा है और विभिन्न देशों की राष्ट्रीय भाषा का महत्व तेजी से कम होता जा रहा है। तो क्या होता है बच्चों, अमेरिका की जो अंग्रेजी भाषा है ना, उसका महत्व सबको पता है। आज की बात करें तो आज अंग्रेजी या कहीं इंग्लिश को कितनी वैल्यू दी जाती है। हर चीज में इंग्लिश को आना बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात है। तो आज जितने भी देश है सब अंग्रेजी इंग्लिश को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और अपनी रियल लैंग्वेज जो अपनी मदर टंग होती है, जो अपनी मातृभाषा होती है, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी को ज्यादा बोलते हैं क्योंकि आपको पता है हर कंपनीज में इंग्लिश का इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू देने में जाओगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और अपनी मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा है उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आजकल तो जो अंग्रेजी बोलता है उसे ही स्मार्ट समझा जाता है और जो हिंदी बोलता है वो थोड़ा, आपको पता ही है कैसा चल रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के कारण लोगों को खान पान भी प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब खान पान कैसे प्रभावित हुआ है, अब लोग पेप्सी, लिम्का, बर्गर, पिज्जा और चॉकलेट आदि खाना पसंद करते हैं जो अमेरिका के यहाँ से आई है। ठीक है, अब आप भी बताओ, आप रोटी सब्जी रोज रोज तो नहीं खा सकते, कभी आपको कुछ चाहिए, कभी आपको कुछ चाहिए, कोई पिज्जा खाना है, कभी पेप्सी पीनी है, कुछ भी, चॉकलेट्स भी खाते होंगे आप, ये सब अमेरिका की है। कैडबरी जो चॉकलेट है बच्चों वो अमेरिका की ही कंपनी है। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट है आज विश्व के लोग ज्यादातर अपने परंपरागत त्योहार व जो अपने रीति रिवाज है उनके स्थान पर अमेरिका के त्योहार अपना रहे हैं। ठीक है, अपने त्योहार भूल गए, अमेरिका के त्योहार को अपना रहे हैं, अमेरिका की विचारधारा को अपना रहे हैं, अपना अमेरिका की संस्कृति को अपना रहे हैं। कैसे, देखो हमारा जो हिंदू नववर्ष है ना वो चैत्र के महीने में आता है जिसे अप्रैल बोलते हैं। ठीक है, चैत्र के नवरात्रों से प्रारंभ होता है ये। ठीक है, अब जो हमारा जो न्यू ईयर होता है ना वो चैत्र के नवरात्रों से प्रारंभ होता है, परंतु अब हम कब बनाते हैं न्यू ईयर, 1 जनवरी को, जो बहुत गलत बात है। हमारा न्यू ईयर चैत्र में जो नवरात्रे आते हैं उनके प्रारंभ होता है, तो हम अब 1 जनवरी को बनाते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर बनाने की रीति रिवाज भी अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है लोगों का पहनावा भी प्रभावित हुआ है। जैसे आज विश्व में नीली जींस, जो आपको बुक में नीली जींस मिलेगा क्योंकि जींस को नीला ही शो किया गया है। ठीक है, टी शर्ट, गॉगल्स, सनग्लासेस, ठीक है, इन सबको पसंद करते हैं लोग आजकल। कोई सूट नहीं पहनना चाहता, कोई धोती कुर्ता नहीं पहनना चाहता, कोई ऐसा नहीं कि पगड़ी बांध के रखना, नहीं, सबको अपने स्मार्ट दिखना है, गॉगल्स लगाने। तो ये सिर्फ अमेरिका की ही देन है। संस्कृति में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि हमें अमेरिका से क्या क्या संस्कृति में लिया गया है, हम अमेरिका को कैसे कैसे फॉलो करते हैं, और ये सब वो चीजें हैं जो आप करते भी हो बट आपको दिखती नहीं है कि ये अमेरिका की ली गई है। बट अब जैसे आपको पता है 2020 चल रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में ही बनाओ, अपने देश में ही चलाओ। ठीक है, बाहर के देश की लेनी ही नहीं है कुछ। हम ये चीजें करते हैं, ये गलतियां करते हैं कि हम नहीं देखते कि ये चीज कहाँ की है, ये चीज कहाँ की है। हम अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं, लाइक हमने खा लिया, ठीक है, खाना है खा लिया, पहनना है पहन लिया, स्मार्ट दिखना है स्मार्ट दिख गए। सो ये सब चलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा अमेरिका के वर्चस्व के मार्ग में आने वाली बाधाएं। जो अमेरिका का वर्चस्व है ना उसके मार्ग में जितनी बाधाएं हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ये 4 पॉइंट्स है जो हमें बताएंगे कि अमेरिका के वर्चस्व में कौन कौन सी बाधाएं आती है। ठीक है, अब बाधा को आप, ये बाधा जो है इसको आप व्यवधान बोल सकते हो, अवरोध बोल सकते हो, रुकावट बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बाधा आ जाए, ऐसा भी आ सकता है कि अमेरिका के वर्चस्व में मार्ग में आने वाली व्यवधान बताइए तो वो उसकी रुकावट होगी। ठीक है, रुकावट बताइए, अवरोध बताइए, या फिर उसका विपक्ष बताइए कि उसमें क्यों अमेरिका के वर्चस्व को मार्ग में जितनी भी बाधा है वो क्यों आती है, कैसे आती है, क्या आता है, तो वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अमेरिका की जनता की स्वतंत्रता। अमेरिका के लोगों को
अत्यधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, काफी स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, जिससे अमेरिका के नागरिक अमेरिका के आक्रमणकारी और दादागिरी भरी नीतियों को वह निर्णयों पर रोक लगा सकते हैं। अगर अमेरिका की सरकार कोई भी कोई भी दादागिरी करेगी या आक्रमणकारी या भेदभावपूर्ण नीति को अपनाएगी तो अमेरिका की जनता उनके निर्णयों पर रोक लगा सकती है और प्रोटेस्ट कर सकती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कि हमें हमारा पूरा अधिकार चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। अब अमेरिका के लोगों को सूचना व तकनीक के माध्यम से अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं। अमेरिका की जितनी भी जनता है वो अपने विचारों को, कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, वो अपने विचारों को राष्ट्रपति तक सीधा पहुंचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तकनीक के माध्यम से, ठीक है, सूचना और तकनीक के माध्यम से। अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, विरोध कर उन पर रोक लगा सकते हैं और अमेरिका की जनता को अत्यधिक स्वतंत्रता अमेरिका के वर्चस्व में रुकावट वह बाधा प्रकट करती है, ठीक है। अमेरिका की जनता को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति तक अपनी अपने प्रॉब्लम्स बता सकता है, ठीक है। और अमेरिका की सरकार जितनी भी जितनी भी भेदभावपूर्ण या फिर कहीं आक्रमणकारी या फिर कहीं दादागिरी वाली नीति अपनाएगा तो वो अमेरिका की जनता उसका विरोध करेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा नाटो, 1949 में बना था बच्चों ये, ठीक है, आपको याद हो तो, ठीक है। अमेरिका के वर्चस्व के मार्ग में नाटो एक महत्वपूर्ण व्यवधान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सरकार किसी भी ऐसे निर्णय जिस पर नाटो का कोई भी देश, नाटो में 12 देश शामिल थे बच्चों, जो उस टाइम पे अमेरिका के सपोर्ट में थे। अब अमेरिका कहता है कि अगर कोई भी देश मेरे निर्णय लेने से, नाटो का ये रूल था कि अगर 12 देश में से एक अमेरिका और 12 देश में से कोई भी देश अगर असहमत है ना उस रूल को लेके, तो वो रूल डिसमिस हो जाएगा, वो रूल नाटो में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब नाटो में इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो क्योंकि सब देश मिलकर चलेंगे तो ही विकास होगा, इसलिए अमेरिका जो भी निर्णय करता था तो उसमें कोई भी देश मना कर देता था, वो मना ही हो जाता था, जो अमेरिका के वर्चस्व में एक महत्वपूर्ण बाधा क्रिएट करता था। अमेरिका की राजनीतिक संरचना, थर्ड पॉइंट बच्चों हमारा अमेरिका की राजनीतिक संरचना है। अमेरिका की राजनीतिक संरचना में राष्ट्रपति कुछ मुद्दों पर संसद व न्यायपालिका के नियंत्रण में रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, वो न्यायपालिका और संसद दोनों की बातों को मानता है। अगर अमेरिका की सरकार के किसी भी निर्णय पर संसद या फिर न्यायपालिका का कोई आपत्ति होती है तो अमेरिका सरकार को वह निर्णय या नीति रद्द करनी पड़ती है। अगर अमेरिका की सरकार कुछ भी निर्णय या फिर कुछ भी रूल रेगुलेशन को करती है, निर्माण करती है उस रूल रेगुलेशन का, और संसद और न्यायपालिका उसकी आपत्ति करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वो जो रूल था, वो निर्णय था, वो रद्द कर दिया जाता है वहीं, और जिससे अमेरिका राष्ट्रपति सैनिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपनी सैनिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती, और वहां पर अमेरिका में न्यायपालिका और संसद को ज्यादा ही स्वतंत्रता दी गई है, और अमेरिका में न्यायपालिका व संसद के विरुद्ध नहीं जा सकती। सरकार जितनी भी अमेरिका की सरकार है, जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो न्यायपालिका और संसद के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर न्यायपालिका और संसद ने कुछ मना कर दिया तो वो उसका विरोध नहीं कर सकता राष्ट्रपति, और वो सिंपल उसकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए अमेरिका में न्यायपालिका को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। उसी को देखते हुए भारत में भी न्यायपालिका को ज्यादा शक्तियां प्रदान है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति न्यायपालिका और संसद का विरोध नहीं कर सकते, ऐसे इंडिया के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री संसद और न्यायपालिका का जो भी रूल होगा उसका विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा आतंकवाद, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आतंकवाद। आतंकवाद अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने कई सैनिक कार्यवाही की, जैसे ऑपरेशन भी चलाए थे 2001 में, एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है, जिससे आतंकवादी संगठनों ने इन्हीं सैनिक कार्रवाई के कारण अमेरिका के जवाब में अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। 9/11 की घटना आपको याद हो तो अमेरिका में आतंकवादियों ने इतना बड़ा नुकसान किया था, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध यह लड़ाई अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ी थी।
ठीक है। अब अमेरिका अपनी प्रत्येक नीति, जितनी भी नीति बनाता है ना अमेरिका, वो ये देखकर बनाता है, यह निर्णय लेकर बनाता है कि उससे किसी भी आतंकवादी विचारधारा को ठेस ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, और वो अपना वर्चस्व के मार्ग में आतंकवाद को एक प्रमुख रुकावट मानता है। इसलिए अपनी हर नीति में ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे आतंकवाद को कोई ठेस ना पहुंचे, आतंकवाद अपना अलग रहे, मैं अपना अलग विकास करता हूँ। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।